हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के एनएमएस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एनएमएस एग्ज़ाम्स मध्य प्रदेश, राजस्थान और विभिन्न राज्यों में आने वाले प्रश्न होंगे। यहाँ पे मैं सेट के प्रश्न लेके आया हूँ, तो वीडियो पे बने रहें और हर एक क्वेश्चन सोल्व करें। पहला प्रश्न है खरीफ फसल का उदाहरण। देखिए, गेहूं रबी की फसल है, आलू, धान और सोयाबीन। तो यहाँ पे जो है सोयाबीन जो है एक प्रकार की खरीफ की फसल का एग्जाम्पल है, यानी कि जो बारिश के वर्षा ऋतु में होने वाली जो फसल है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है दानों को भूसों से अलग करना कहलाता है। तो देखिए, निराई, कटाई, भंडारण और थ्रेशिंग। तो दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेशिंग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट की प्रश्न है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। देखिए, दाल, पादप द्वारा, शहद, ये जो है ये जंतुओं द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शहद। नेक्स्ट प्रश्न है जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाया जाना कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं फसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फसल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वपोषी का उदाहरण है, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए, गाय, बकरी, मनुष्य तो ये परपोषी हैं, लेकिन यहाँ पे आम का जो पौधा है वो क्या है? स्वपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसलें। तो देखिए, जो जायद की जो फसल होती है वो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल जो है इसको वर्षा ऋतु में उगाते हैं, और जो रबी की जो फसल है इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। जायद की जो फसल है इसमें आते हैं आपके ककड़ी हैं, इसमें आपके तरबूज हैं, खरबूज हैं, वो आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खरपतवार का उदाहरण है मसूर फसल है, गाजर घास, ये बिल्कुल खरपतवार है। मोथा, गाजर घास, ये खरपतवार है। नेक्स्ट प्रश्न है फसल से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? कटाई, ओसाई, दोनी और भंडारण। तो देखिए, भंडारण नहीं कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं दोनी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रेशेदार फसल है। तो देखिए, जो कपास जो है एक प्रकार की रेशेदार फसल है, बाकी जो हैं ये दूसरी फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो देखिए, रबी की जो फसल है वो है आपके चना, ये रबी की फसल के अंदर आएंगे। गेहूं जो है ये भी रबी की फसल के अंदर आएगी। मटर जो है ये भी रबी की फसल के अंदर आएंगे, और सरसों जो है ये भी रबी की फसल के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरक क्षमता। तो देखिए, जब फसल को बार बार हम चेंज करते हैं तो इसकी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है फसल चक्र अपनाने से। नेक्स्ट है राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथिकाओं में उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं फलीदार जो फसलें होती हैं, जैसे मटर है, चना है, उनमें ये गठानों के अंदर जीवाणु होते हैं। मटर है, चना है, यानी कि दाल वाली फसलों के अंदर ये देखने को मिलते हैं, उड़द में। तो यहाँ पे फलीदार पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, और इसके अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी को उलटने और पलटने और पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, बुआई नहीं, और यहाँ पे तो जुताई आ जाएगी। जब हम जुताई करते हैं, सिंचाई भी नहीं है और निराई भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है? देखिए, खरीफ की फसल है और रबी की भी है। तो जायद की जो फसल है ये तीनों फसलें हैं, लेकिन जो मिश्रित फसल है वो इसमें नहीं आएगी। अगर जायद की फसल की बात करें तो इसको हम गर्मी के अंदर उगाते हैं, और जो खरीफ की जो फसल है, यहाँ आप खरीफ कर लेना, इसको हम बारिश के समय उगाते हैं, और रबी की फसल को सर्दी के टाइम पर उगाते हैं, और जायद की फसल इसको ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। मिश्रित फसल, जब हम एक से अधिक फसल उगाते हैं तो वो मिश्रित फसल आ जाएगी, और मिश्रित जो खेती है उसके अंदर पशुपालन को भी मिश्रित खेती कहलाती है। खरपतवार जो है इसमें साथियों जो है मसूर, ये तो आपकी फसल है, ये खरपतवार में नहीं आएगी। जूट भी आपकी फसल है, तो यहाँ पे घास जो है वो एक प्रकार की खरपतवार हो जाएगी। जंतुओं द्वारा प्राप्त पदार्थ हैं, तो जंतुओं से इसमें हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? चावल पादप द्वारा, फल भी पादप द्वारा, दाल। तो शहद जो है ये जंतुओं द्वारा हम प्राप्त करते हैं, यानी कि मधुमक्खी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फलदार फसल है? तो नींबू, धान, गेहूँ, ज्वार। तो नींबू जो है एक प्रकार की फलदार, यानी कि जो फल वाली फसल है। रेशेदार फसल है, तो ये जो कपास है ये आपका रेशेदार हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें और अन्य स्टूडेंट तक भी शेयर करें कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूरिया, देखिए यूरिया जो है इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2 है।
इसको यूरिया को वोहलर ने प्राप्त किया था। पहला कार्बनिक जो यौगिक है ये वोहलर ने प्राप्त किया था। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं फसल में। ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाते हैं, तो इसमें अपन जायद की फसल लगाते हैं। ये याद रखना आपको, जायद की फसल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जायद की फसल। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है जायद की फसल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में। जैसे ककड़ी है ना, इसके अलावा तरबूज खरबूज ये आ गए इसमें पानी वाले। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। देखिए खसरा, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स, तो यहाँ पे टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये भी याद रखना, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। इसको मोती जरा भी कहते हैं या टाइफाइड भी कहते हैं। और इसमें जो है हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट है यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो यीस्ट का उपयोग हम एल्कोहल के उत्पादन में करते हैं। ये भी याद रखना है। इसमें किण्वन क्रिया करवाई जाती है। किण्वन क्रिया के दौरान जो यीस्ट है उससे एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन ये सब क्या है, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है संचरणीय रोगों में सबसे मुख्य फैक्टर है, तो ये जो घरेलू मक्खी है ये मुख्य फैक्टर है इसमें। संचरणीय रोग यानी कि ज़्यादातर घरेलू मक्खी के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है डेंगू परजीवी का वाहक है। तो देखिए मादा जो एडिस मच्छर है ये डेंगू परजीवी का वाहक है। और जो एनाफ्लिस जो मच्छर है ये मलेरिया परजीवी का वाहक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मादा एडिस मच्छर किसको ले जाता है, डेंगू को ले जाता है, डेंगू के वायरस को ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है टाइफाइड, ये जीवाणु द्वारा होता है। पोलियो, बिल्कुल पोलियो वायरस द्वारा होता है। मलेरिया क्षय रोग जो है ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, जिसको टीबी कहते हैं अपन, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। और मादा एनाफ्लिस जो मच्छर इसकी वाहक होती है। टाइफाइड ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, अभी रिसेंटली बताया उस जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी। और जो पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण होता है, और उस वायरस का नाम है एंट्रोवायरस। कौन सा वायरस, एंट्रोवायरस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, तो मलेरिया मादा एनाफ्लिस मच्छर के कारण होता है। ये भी याद रखना है, मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है, ठीक है। मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है ये मलेरिया रोग का वाहक है। और इसकी लार के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, जो कि क्या करता है, ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक खोजा गया था, तो सबसे पहले पेनिसिलिन खोजा गया था। और कब खोजा गया था, 1928 में। किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम चेचक के टीके, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। अभी रिसेंटली आपको बता दिया मैंने, पेनिसिलिन जो है एक प्रकार की क्या है, एंटीबायोटिक है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, इन्होंने करी थी कोशिका की, ठीक है। और लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण यानी कि जो है पाश्चुरीकरण के बारे में बताया था। कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है, तो देखिए लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है दूध को दही में बदलता है। ये भी आपको याद। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में, तो सिनकोना जो है, ठीक है, सिनकोना जो है इसका उपचार, सिनकोना की छाल जो है ये मलेरिया के उपचार में काम में ली जाती है, ओके, सिनकोना। और जो है गिलोय जो होती है ये हमारे एंटीबॉडी यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ओके। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस प्रतिजैविक की खोज की थी, तो इन्होंने की थी पेनिसिलिन नोटेटम से, कवक से प्राप्त करी थी। पेनिसिलिन जो यानी कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी ये पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त की थी, आपको याद रखना है। पेनिसिलिन जो औषधि है ये कवक द्वारा प्राप्त करी थी इन्होंने, फंगस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है पैकेट की थैलियों में आने वाले जो दूध है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए किया जाता है, तो इसका पाश्चुरीकरण करते हैं, पाश्चुरीकरण किया जाता है, पाश्चुरीकरण, ठीक है। 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके एकदम ठंडा करके रख दिया जाता है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं के परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन जो होता है
संपूर्ण प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो है सूक्ष्म जीव है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। नेक्स्ट सूक्ष्म जीव कहाँ पाए थे, तो ये जल, वायु और मिट्टी तीनों जगह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका लास्ट वाला। नेक्स्ट है ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये हमारे जो है इनको फुला देती, बेकरी जो सामान है इनको, टोस्ट वगैरह को। चीनी को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है किण्वन कहलाती है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है किण्वन की खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर के द्वारा किण्वन यानी फर्मेंटेशन को खोजा गया था, लुई पाश्चर। नेक्स्ट है पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, 1928 ईस्वी में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। काला सोना है यानी कि पेट्रोलियम जो है ये काला सोना कहते हैं इसको। घरेलू ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो एलपीजी जो है घरेलू ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि इसमें क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड हैं और कार्बन की जो ऑक्साइड हैं ये रिलीज होते हैं। ठीक है, जिससे जो है प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक क्या है, सीएनजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये इसको स्वच्छ ईंधन भी कहते हैं। सीएनजी को क्या कहते हैं, स्वच्छ ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे कम प्रदूषक पदार्थ रिलीज करती है। कोयला को बनाने में कितना समय लग जाता है, तो लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि कार्बोनाइजेशन होता है इसमें। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण होता है, चाहे कोयला हो या पेट्रोलियम हो, इसको लंबा समय लगता है। गहरे रंग का अपरी गंध वाला पदार्थ है, तो इसमें पेट्रोलियम जो है ये गहरे रंग का अपरी गंध वाला पदार्थ है। इनमें से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो है आपका कोयला जो है, पेट्रोलियम जो है, ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। खनिज खत्म हो जाएंगे, कोयला भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम की। वायु जो है ये अक्षय के अंदर आएगा। वायु है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है वो भी अक्षय के अंदर आता है, और बहता हुआ जल भी इसकी श्रेणी में ही आता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, तो जो प्राकृतिक गैस होती है उसके अंदर मेथेन होती है मुख्यतः। मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। ओके, नेक्स्ट है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में काम में लेते हैं, तो जो विटामिन जो होता है इसको सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है। भारत में तेल कुआं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये असम में भी, गुजरात में भी और बॉम्बे हाई, यानी कि सभी जगह तेल के कुएँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है, मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन में, सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ ईंधन कौन सा है, तो देखिए जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये स्वच्छ ईंधन है, इसको क्लीन फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण किया था, तो 1859 में तेल का पहले कुएं का निर्माण किया गया था। तो 1859 आपको याद रखना है, 1859 ईस्वी में तेल के पहले कुएं का निर्माण किया गया। कोल तार कैसा द्रव है, तो ये एक अप्रिय द्रव है, यानी कि इसकी गंध जो है अप्रिय होती है, यानी कि अनप्लेजेंट होती है। ये काला भी होता है और गाढ़ा भी होता है, तो यानी कि यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम संरक्षण यानी कि PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन जो है रिसर्च एसोसिएशन, ये कहाँ पे है, तो ये भारत में है। ओके, नेक्स्ट है कोयले के प्रक्रमण के द्वारा कोक बनाते समय कौन सी क्या प्राप्त होती है, तो इसमें कोल गैस प्राप्त होती है, जिसको कोयला गैस भी कह सकते हैं। तो कोल गैस प्राप्त होती है जब अपन जो है कोक बनाते हैं, कोयले से जब कोक प्राप्त की जाती है तो कोल गैस रिलीज होती है। ठीक है, और कोयल गैस का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है, देखिए पेट्रोलियम जो है और गैस ये हल्के होते हैं पानी से, तो ये पानी के ऊपर इनकी परत बनती है, वाटर के ऊपर इनकी लेयर बनती है। नेक्स्ट है विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर है, तो पहला जो तेल कुआं वो अमेरिका में। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाए। नेक्स्ट है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जो खत्म हो जाते हैं, वन भी खत्म हो जाएंगे, वन्य जीव भी और खनिज भी, तो ये सभी क्या है समाप्त होने वाले, यानी कि एक तरह से समाप्त प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म हो जाएंगे एक न एक दिन। ठीक है, इसके अंदर जैसे पेट्रोलियम है,
ये भी आ गया, ये भी समाप्य के अंदर आएगा, पेट्रोलियम है। इसके अलावा कोयला जो है ये भी क्या है, एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे या इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। तो ये समाप्य होने वाला प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। जबकि असमाप्य के अंदर सनलाइट है, वायु है और सूर्य का प्रकाश है, और वायु और बहता हुआ जल है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखें, जो कि आपके एनएमएस एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या इनमें से प्रश्न बैठेंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 और 6 यानी कि 3 चैप्टर के क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।